फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है न्यायपालिका। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 1 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। बच्चों, कभी कभार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाक्य को शुद्ध करके लिखो। शुद्ध का मतलब है कि उसमें करेक्शन करके लिखना होता है। करेक्शन मतलब सही करके लिखना होता है उस वाक्य को। वाक्य क्या है देखते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अब ये हमारा एक वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय प्लस भूभाग के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसमें से हमने सभी को कट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको सही करके इसको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं बच्चों 24, यानी कि 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, यानी कि जो भारत का मेन जज है उसकी सैलरी महीने की कितनी है, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 लाख। हर महीने उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं प्रति माह। ठीक है, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने कार्य कर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि भारतीय न्यायपालिका जो है हमारी, वो संविधान की रक्षा और सुरक्षा कब से कर रही है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि जब से संविधान लागू हुआ है 1950 से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है, यानी कि प्रेजेंट इस टाइम पर, प्रेजेंट मतलब होता है इस टाइम पर जो चल रहा है समय में, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा उसमें कितने जज हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे 31, ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हैं 30 + 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा न्यायालय है जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में अगर उसने कोई फैसला दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील यानी कि गुजारिश नहीं लगा सकते। तो वो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक न्यायालय। जैसे अगर बच्चों जैसे कि छोटा हाई कोर्ट होता है, अगर वो कुछ फैसला देता है तो हमें अगर वो फैसला मंजूर नहीं होता तो हम सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाते हैं कि हमें भाई, हमें सही से न्याय नहीं मिल पाया, हमें सही से न्याय करा जाए हमारे साथ। तो अगर सैनिक न्यायालय में किसी का फैसला हो गया तो वो कहीं भी अपनी अपील नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई। अब जनहित याचिकाएं जो थी वो किस देश ने हमारे देश में शामिल हुई, तो वो था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है, यानी कि भारत का जो मेन जज होता है वो कब रिटायर होता है, कितने साल की एज में वो रिटायर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल की आयु में वो रिटायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परंपरा को कब तोड़ा गया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मेन न्यायाधीश है, मेन जज है, उसकी नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर की परंपरा को कब तोड़ा गया। आंसर लिखिएगा आप इसका 1973 से 1971 है बच्चों, ये 1971 में तोड़ा गया।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 2 अंक के प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई। बच्चों जनहित याचिका जो है वो किसके द्वारा और कब आरंभ की गई। आंसर है आपको लिखना है 1970 में है ये बच्चों, ने गलती से हो गया। 1970 में न्यायमूर्ति PN भगवती तथा BK कृष्ण अय्यर द्वारा। ये आपको नाम याद कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया। जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया। बच्चों क्या हुआ जनहित याचिका में परिवर्तन। अखबारों के जो समाचार होते हैं ना, अखबारों के समाचार डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को जनहित याचिका द्वारा माना जाने लगा। ठीक है, यह परिवर्तन यानी कि बदलाव किया गया था जनहित याचिका में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है। जनहित याचिका से किसको फ़ायदा पहुंचता है, बेनिफिट पहुंचता है, वो बताना है। तो जनहित याचिका से गरीब लोगों को असहाय यानी कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, असक्षम निरक्षर लोगों को, और शीघ्र जो अकेला होता है उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, यानी कि बेनिफिट देता है इन लोगों को, गरीबों को और जो सक्षम नहीं होते उनको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। अब बच्चों हमें बताना है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, यानी कि मीनिंग बतानी है। आंसर है बच्चों, न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनः जांच कर लेना, यानी कि जो कोई फैसला दिया न्यायपालिका ने कोई फैसला दिया, कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई फैसला दिया, तो अगर वो कहता है कि दोबारा चेक कर लिया जाए, अगर उसे चेक कर लेता है न्यायपालिका, तो इसको ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों आपका, सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाज़त क्यों दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है बच्चों, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको अपने ही फैसले बदलने की इजाज़त क्यों दी जाती है। आंसर है न्यायपालिका से भी चूक हो सकती है बच्चों, न्यायपालिका से भी चूक हो सकती है, व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त होना चाहिए, कोई व्यक्ति को गलत न्याय ना मिलना चाहिए, मतलब जो गुनहगार है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है। न्यायपालिका जो है बच्चों हमारी, जो संविधान में अनुच्छेद 32 है, उसका प्रयोग किस प्रकार करती है, ये बताना है हमें। आंसर है बच्चों, न्यायपालिका रिट जारी करके, बंदी को प्रतीक्षण करती है, परमादेश जारी कर सकती है, वो अधिकारों की सूचना देती है, मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे। अब अनुच्छेद 226 जो है वो जारी करने का, यानी कि जारी करने का किसका अधिकार है और कैसे कर सकते हैं उसे जारी, तो ये पढ़िए। आंसर है उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है। उच्च न्यायालय जो है बच्चों वो रिट जारी कर सकती है, किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, किसी कानून को अगर वो कानून में कुछ गलती है तो उसको गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकती है, उसे लागू होने से रोक भी सकती है। कौन? उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन सी 2 शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बना देती हैं। कौन सी 2 शक्तियां हैं बच्चों ऐसी, कौन सी 2 पावर्स हैं ऐसी जो सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। तो वो है बच्चों रिट जारी करने की शक्ति, वो रिट जारी कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कानून के शासन का अर्थ क्या है। क्या अर्थ है बच्चों, कानून के शासन की मीनिंग बतानी है हमें। तो आंसर है इसका, सॉरी बच्चों,
आंसर है गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी वर्गों को एक समान कानून लागू हो। यानी कि अमीर हो, गरीब हो, छोटे वर्ग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अंतर है। अब हमें बताना है बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन और रिट जो होती है, रिट में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की संविधान की व्याख्या कर सकती है। न्यायपालिका जो है बच्चों, विधायिका द्वारा जितने भी कानून पारित किए जाते हैं उनकी व्याख्या करके जांच कर सकती है। अब आ जाती है बच्चों रिट की बारी। रिट क्या है? मौलिक अधिकार, जो बच्चों हमारे खुद के मौलिक अधिकार होते हैं, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है उसे वो रिट कहलाती है। बच्चों मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारे व्यक्ति के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो अपने आदेश जारी करते हैं उनको ही हम रिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे बच्चों 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि 4 अंक के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है। परामर्शदात्री जो है बच्चों, उसका क्षेत्राधिकार से हमें सरकार को क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये बताना है। सरकार को छूट मिल जाती है सही तरीके से कानून को देखना और उसको सही से चलाना। क्वेश्चन है, अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। यानी कि अदालत की राय जानकर कि अदालत कानून क्या कहता है, उन कानूनी विवाद जो होते हैं आपस में लड़ाई झगड़े कानूनी विवाद जो होते हैं उनसे हम बचा जा सकता है इसकी वजह से। क्वेश्चन पॉइंट है आपका 3, विधायक में संशोधन कर सकती है। विधेयक में वो करेक्शन कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। 4 है बच्चों, समस्या का समाधान विद्वान व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। अगर कोई समस्या आ भी जाती है बच्चों, उसका समाधान विद्वान व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन। अब बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब क्या प्रक्रिया होती है उसका हमें इसमें बताना, इसका वर्णन करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, आंसर है बच्चों ये 2 का पॉइंट। फर्स्ट है महाभियोग द्वारा अयोग्यता का आरोप लगने पर। अयोग्यता मतलब वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं था, उसके पास ये डिग्रीज नहीं थी, लेकिन वो धोखाधड़ी से लग गया। अगर हम अयोग्यता द्वारा आरोप लगाने पर वो हो जाता है, अगर अयोग्यता ठहर जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट है आपका 3, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है जब भी हटाया जा सकता है। दोनों सदनों में बहुमत के बाद, जब दोनों सदन बहुमत के बाद आ सकते हैं, आ जाएगा, बहुमत में आ जाएगी और उनकी दोनों की राय एक जैसी होगी तो उसको हटाया जा सकता है जज को, उच्च न्यायालय के। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सामूहिक के सिद्धांत का क्या अर्थ है। अब बताना है हमें सामूहिक के सिद्धांत की मीनिंग। बच्चों फर्स्ट पॉइंट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो मेन जज होता है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो उनकी नौकरी उनके पद पर उनको बिठाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के। तो सबसे बड़ा जज देखेगा, सलाह देगा इसके बारे में, और राष्ट्रपति द्वारा ये उनकी नौकरी लगाई जाती है बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा और मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के। सेकंड पॉइंट है न्यायाधीश है बच्चों, ये
न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से। अब न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, जो उसको पद पे बिठाया जाता है न्यायाधीश के, उसकी नई व्यवस्था के माध्यम से बिठाया जाता है। अब पॉइंट है आपका थर्ड, नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है और 4 बड़े न्यायाधीश जो होते हैं, यानी कि 4 बड़े जज जो होते हैं, उनकी सलाह से और राष्ट्रपति द्वारा सामूहिकता का, उसको जो बिठाया जाता है, उसके पद पर बिठाया जाता है, उसको ही सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करो। यानी कि राय द्वारा जो क्षेत्राधिकार होता है बच्चों, उसका वर्णन करना है हमें इसमें। आंसर है इसका उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध। उच्च न्यायालय जो है उसका फैसला है, उसके विरुद्ध भी हम जा सकते हैं बच्चों, विरुद्ध ये है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित की कानूनी व्याख्या से संबंधित कोई भी वजह हो। थर्ड पॉइंट है, किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदलकर पुनः फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवाकर पुनः निरीक्षण कर सकता है। बच्चों, अगर कोई अपराधी है, उसको अपराध सिद्ध हो गया तो, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवाकर उसे फांसी के निरीक्षण कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम। अगर बच्चों आपको इसको पीडीएफ के रूप में चाहते हैं आप, तो अब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है ये। तो सही से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम। थैंक यू।